हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हर्षित श्रीवास्तव। आज बेटा हम लोग फिजिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से अप्रॉक्स हर साल नीट में, जेई में या इसके अलावा आपके बोर्ड्स एग्जाम में हर जगह पर 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, आते हैं। अप्रॉक्स 10 ईयर का अगर रिकॉर्ड देखें, आप कोई भी वाईक्यू उठा लीजिए, कोई भी अगर आप टेस्ट सीरीज देखिए, सबके अंदर आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे, जहाँ पे 2 क्वेश्चन कन्फर्म है कि वो 2 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में से। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सुपर पोजीशन प्रिंसिपल रहेगा। सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, बेटा सुपर पोजीशन प्रिंसिपल कहता क्या है? देखो, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल ये बताता है कि जब किसी पार्टिकुलर एक चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्ज एक साथ वर्क करें, जैसे हम हैं अर्थ के ऊपर, तो अर्थ के ऊपर मैं भी हूँ, आप भी हो, बुक भी है, ये मार्कर भी है, और अर्थ इन सबके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ऐसा नहीं है कि अर्थ जब मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है तो इस मार्कर पे नहीं लगाएगा, या अर्थ जब इस मार्कर पे फोर्स लगाएगा तो मेरे ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। अर्थ एक साथ इन सब चीज़ों पे फोर्स लगाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर एक पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई होता है और इंडिविजुअली सब पे एक साथ हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आप ये कह सकते हो कि सपोज करो, आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है। कूलॉम्स लॉ होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलॉम्स लॉ होता है। कूलॉम्स लॉ ये बताता है कि अगर एक पार्टिकुलर चार्ज है और उससे कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरा पार्टिकुलर चार्ज है, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाता है। सिंपल सी बात है, जिसके पास चार्ज रहेगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है या रिपेल कर सकता है। अगर नेगेटिव वो प्लस रहेंगे तो अट्रैक्ट करेगा, अगर दोनों सेम चार्ज रहेंगे तो रिपेल करेगा। लेकिन सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर एक साथ बहुत सारे चार्जेस आ जाएं, तब आखिर वो चार्ज कैसा बिहेव करेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, मान लो एक चार्ज है Q0, एक चार्ज है Q0 और इसके आसपास एक चार्ज Q1 है, कोई चार्ज एक Q2 है, कोई एक Q3 है, कोई एक यहाँ Q4 रखा हुआ है और कोई एक Q5 है। तब कितना फोर्स अप्लाई करेगा? तो यहाँ पे कहना ये होता है कि जितना फोर्स इस पे अप्लाई होगा, इस पे मैंने कहा ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस R3 है, ये डिस्टेंस R4 है और ये डिस्टेंस R5 है। सिंपल सी बात है, सबकी डिस्टेंस अलग अलग होंगी। अब यहाँ पर फोर्स कितना अप्लाई होगा? तो आपने पढ़ा है कि अगर दो पार्टिकुलर चार्ज हों तो दोनों पार्टिकुलर चार्ज के लिए जो वैल्यू होती है वो, एक तो वो पार्टिकल होता है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है और एक वो पार्टिकल होता है जिसपे फोर्स लग रहा है। तो आखिर टोटल फोर्स क्या होगा? तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में ये कहा गया कि देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप सबको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन्होंने कहा कि आप इंडिविजुअल सबके लिए फोर्स निकालिए। जैसे एक बार Q1 के लिए, फिर एक बार Q2 के लिए, फिर एक बार Q3 के लिए, फिर एक बार Q4 के लिए, फिर एक बार Q5 के लिए। और जब सारे फोर्सेस निकल जाएं तो उन सारे फोर्सेस का सम कर दो। अब वो सम कैसा होगा? क्योंकि आप जानते हो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए सम कैसा होगा? वेक्टर सम। इसका मतलब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कुछ और नहीं बल्कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस होता है। ये कुछ और नहीं है बल्कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस है। जब बहुत सारे फोर्स का सम करेंगे तो वहां बनेगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अच्छा, ये फोर्स इंडिविजुअल होना चाहिए, मतलब एक बार Q1 के लिए, फिर एक बार Q2 के लिए, फिर एक बार Q3 के लिए, फिर एक बार Q4 के लिए, फिर एक बार Q5 के लिए। और जब सारे फोर्स अलग अलग निकल के आ जाएंगे फिर सबको ऐड करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि F1 के लिए फोर्स क्या होगा, तो मैं मान लेता Q1 के लिए F1 मान लेता हूँ, इसके लिए F2, यहाँ पर F3, यहाँ पर F4 और यहाँ पर F5। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ F1 क्या होगा, तो आप कहेंगे F1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, यहाँ फोर्स अप्लाई करने वाला Q0 है और जिस पर अप्लाई हो रहा है वो Q1 है, तो Q0 Q1/R1 स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? R1। अच्छा, ऐसे अगर आपसे F2 पूछूं क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q0 फोर्स किस पे लगा रहा है? Q2 पर। तो लगाने वाला तो वही है, लेकिन जिस पे लग रहा है वो चेंज हो गया। जैसे अर्थ, अर्थ लगाने वाला है फोर्स, तो वो हमारे ऊपर भी वही फोर्स लगा रहा है, आप पर भी वही फोर्स लगा रहा होगा, इस मार्कर पर, इस बोर्ड पर, सब पे फोर्स लगाने वाला वही है, लेकिन जिस पे लग रहे हैं वो ऑब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं। डिस्टेंस क्या हो गई? R2 स्क्वायर।
बिल्कुल सेम ऐसे ही F3 का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 अपॉन R3 स्क्वायर। और F4 की अगर मैं बात करूँ बेटा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q4 अपॉन R4 स्क्वायर। मैं यहाँ पे डिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ क्योंकि पोजीशन वेक्टर अलग अलग होगा सबके लिए, सब चीज़ों की डिस्टेंस सेम नहीं रहेंगे, सारे चार्ज सेम डिस्टेंस पे तो है नहीं, अलग अलग डिस्टेंस में है, तो मैंने डिस्टेंस अलग अलग लिया है। अब अकॉर्डिंग टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये कहता है कि जो टोटल फोर्स होगा वो टोटल फोर्स सारे इंडिविजुअल फोर्स के सम के इक्वल होगा। और ये सम कैसा होना चाहिए, ये सम होना चाहिए वेक्टर, इसीलिए मैंने वेक्टर लिखा है। यहाँ F5 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं ना, इन्फिनाइट तो हो सकते हैं। अच्छा F इज इक्वल टू, अगर आप देखो बेटा तो F1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो ये F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, Q0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। फिर ऐसे F2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R2 स्क्वायर। फिर ऐसे F3 का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 अपॉन R3 स्क्वायर। और ऐसे F4 आप चाहो तो निकाल सकते हो, है ना, एक टर्म समझना था, कंडीशन समझनी थी। फिर आप देखो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे Q0 यहाँ भी है, Q0 यहाँ भी है, Q0 यहाँ भी है, बाहर निकाल लो। 4 पाई एप्सिलॉन यहाँ भी, 4 पाई एप्सिलॉन यहाँ भी, 4 पाई एप्सिलॉन यहाँ भी, बाहर निकाल लेते हैं। अंदर बचेगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, और जब भी कोई पैटर्न बने और उसके सम को डिफाइन करना होता है तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में समेसन, एक बेसिक मैथ्स आता है, वहाँ पे हम देखते हैं समेसन लग जाता है Q/R² और 1 कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो n स्टार्ट हुआ है 1 से, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, n से स्टार्ट हुए और कहाँ तक जाएंगे नहीं पता, मतलब इन्फिनाइट तक। तो ये होता है आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि अगर आपको किसी पार्टिकुलर चार्ज के ऊपर बहुत ढेर सारे पार्टिकल आ जाएं, बहुत ढेर सारे चार्ज आ जाएं और तब फोर्स निकालना हो, तो पहले आप अलग अलग फोर्स को निकालेंगे और अलग अलग फोर्स निकालने के बाद क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में आना ही आना है, गारंटेड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ओके, अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम क्वेश्चन कर सकते हैं, और क्वेश्चंस किस टाइप का आता है ये भी एक आइडिया होगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि एक पार्टिकुलर एक कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे ये, मैं यहाँ लैंग्वेज लिखता हूँ, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, और इसके साथ साथ नीट से 4 ईयर पहले ये क्वेश्चन जेई में आया था, IIT जेई में। तो देखिए, अगर यहाँ पे बोलें फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन C इन गिवन फिगर। मान लो यहाँ पे 3 चार्ज हैं A B C, ये डायग्राम दिया था क्वेश्चन में जब आया था, ये रिजल्टेंट है और उसके साथ साथ निकालना यहाँ पर है इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, और तीनों पर चार्ज 5 माइक्रोकूलाम का है, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलाम, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलाम और यहाँ भी 5 माइक्रोकूलाम, तीनों पे सेम चार्जेस हैं। तो सिंपल सी बात है, तीनों क्यू हो जाएंगे, ये भी क्यू। अब Q1 Q2 Q3 मानने का कोई मतलब तो है नहीं जब तीनों चार्जेस सेम है। तो इस समय आप देखिए, हमें ये चेक करना है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी पर कितना फोर्स होगा। अब आप बताओ बेटा, यहाँ सी पर फोर्स लगाने वाले कितने लोग हैं, एक तो ए लगाएगा फोर्स इसके ऊपर, एक बी लगाएगा फोर्स इसके ऊपर, 2 बंदे हैं जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब, अच्छा फोर्स कैसे लगेगा, ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो आप खुद देखो, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, जब दोनों चार्जेस प्लस में हैं तो वहाँ अट्रैक्शन नहीं बल्कि क्या होगा, रिपल्सन होगा। अच्छा ये देखो, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जब दोनों प्लस में है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, होगा ना। ठीक, इसका मतलब एफ ए से जो फोर्स निकालेंगे उसको मान लेते हैं एफ ए, और बी से जो फोर्स लगेगा उसको मान लेते हैं एफ डी, एफ बी। इससे समझना आसान रहेगा कंडीशनल कि हाँ ये एफ ए हो गया, ये एफ बी। एफ ए कौन सा है, ए से लगने वाला फोर्स, एफ बी कौन सा है, बी से लगने वाला फोर्स, और इन दोनों फोर्सेस के बीच एंगल कितना बन रहा है,
अच्छा, एंगल जानने के लिए पहले यहाँ चेक कर लेते हैं। आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में 60 60 60 और वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, है ना। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अब मैं अगर देखूँ फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू चार्ज ए की वजह से C पर कितना चार्ज लग रहा है, तो आप कहेंगे इसके लिए सिंपल सी बात है, एफ ए इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा है आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 दोनों ही Q है, तो यहाँ पे हो जाएगा R²। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ये कांस्टेंट वैल्यू है। Q की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁻⁻6, आपको पता है कि 1 माइक्रो में 10⁻⁻6 कूलाम होता है। अच्छा, ऐसे ही दूसरा वाला Q तो वो भी सेम है, 5 × 10⁻⁻6 और अपॉन में R² मतलब डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बेटा अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। 5 5 जा 25 और 25 9 जा 225, -6 12 और 12 में से 9 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 और ये -1 ऊपर जाएगा तो +1, क्यों होगा ना। और 22 5 × 10⁻⁻2 आ जाएगा। 10⁻⁻2 आने का मतलब पॉइंट को दो बार इधर लेके आएंगे तो F = 2.25 न्यूटन। बेटा ये फोर्स निकल के आया FA, ये टोटल फोर्स नहीं निकल के आया, ये फोर्स तो सिर्फ वो है जो ये A वाला पार्टिकल लगा रहा है इसके ऊपर। अब ऐसे ही सेम निकालेंगे B से, और आप बताओ क्या B से निकलने वाले फोर्स की वैल्यू कुछ अलग निकल के आएगी क्या B से निकलने वाले फोर्स की वैल्यू कुछ अलग निकल के आएगी क्या। देखो पहले यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 था, डिस्टेंस 10 थी। अब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, डिस्टेंस यहाँ भी 10 है और कांस्टेंट जो सेम रहता है। इसका मतलब कि FB की वैल्यू भी हम कह सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ पर FB की वैल्यू भी वही निकल के आएगी जो FA की वैल्यू निकल कर आई है। मतलब FB = 2.25 न्यूटन ही होगा। जितनी वैल्यू FA की है उतनी ही वैल्यू FB की होगी। रीज़न क्योंकि जो चार्ज यहाँ थे सेम चार्ज यहाँ है, जितनी डिस्टेंस यहाँ थी उतनी डिस्टेंस यहाँ है, तो फिर वैल्यू कहाँ चेंज होगी। फॉर्मूले में दो ही चीज़ तो वेरिएबल है, एक तो चार्ज एक फोर्स, एक यहाँ पे डिस्टेंस, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो इसका मतलब FB भी यही आएगा। मतलब इस फोर्स की वैल्यू आ गई 2.25 न्यूटन, इसकी वैल्यू 2.25 न्यूटन आ गई, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो आपको पता है कि इसका जो एडिशन होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और किसी भी वेक्टर को ऐड करने के लिए एक पैरेललोग्राम मेथड क्लास 11 की चैप्टर नंबर 4 NCERT का उसमें पढ़ा था आपने कि FA² + FB² + 2FA FB cos थीटा। अच्छा यहाँ देखो FA और FB दोनों सेम आया है, तो यहाँ FA² लिखा है, क्या यहाँ भी FA² लिख दें, और ये जब ये भी FA हो जाएगा तो FA² और ये हो जाएगा cos 60, और F = आपको पता है FA² 2FA² और ये आपका हो गया 2FA² और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा F = √3FA²। आपको पता है कि FA बाहर निकालेंगे क्योंकि स्क्वायर में है, बचेगा √3। इस तरह से FA की वैल्यू तो आप देखो निकाल चुके हो पहले 2.25, तो यहाँ पुट करते हैं 2.25 और √3 आगे लगा हुआ है, तो ये जो फोर्स निकल के आया ये रिजल्टेंट फोर्स है। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी के अंदर एंगल भी मैटर करता है। हमें सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकालनी, इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के बाद हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, और ये डिफाइन करेगा कि आखिर कितनी रिजल्टेंट वैल्यू निकलने वाली है। इसका मतलब हम कह सकते हैं सुपर पोजीशन प्रिंसिपल आल्सो डिफाइन द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द फोर्स। मतलब हम फोर्स की वैल्यू बता सकते हैं कितनी होगी रिजल्टेंट की। इंडिविजुअल फोर्स के लिए तो कूलम्ब्स लॉ है, लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल फोर्स को मिला करके टोटल वैल्यू निकालनी हो अगर फोर्स की, तो उसके लिए हमको सुपर पोजीशन प्रिंसिपल लगाना ही पड़ेगा। और आज के टाइम पे कूलम्ब्स लॉ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल से क्वेश्चन बनते हैं जो डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में आएंगे। ये क्वेश्चन आपका जेई में, IIT JEE में, मेंस में आ चुका है, प्लस साथ में नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, थैंक यू वेरी मच।